हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ के जो स्टूडेंट हैं, तो जिन्होंने हिंदी ली है, आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी गद्य, उद्भव और विकास, हिंदी खा। तो देखो, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपकी हिंदी है वो हिंदी का, खा, गा, तीन हिंदियाँ हैं। तो हिंदी जो खा है आपकी, हिंदी खा में से हमने एक स्टोरी अभी कंप्लीट की थी, वो थी चीफ़ की दावत। ठीक है, तो इसकी वीडियो मैं आपको ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, चीफ़ की दावत। अब हम जो वीडियो बनाने वाले हैं, यानी कि जो अब स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, वो स्टोरी है आपका मेले का ऊँट। ठीक है, यानी कि इकाई 3 में से लेसन नंबर 1, वो इकाई 2 में से था और ये इकाई 3 में से है। तो यहाँ पर इकाई 3 में से मेले का ऊँट जो है वो स्टोरी क्या है, तो आज हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर देख लेते हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त जो है वो इसके राइटर हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ बताया। सबसे पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो बाल मुकुंद गुप्त जो है, उनका जन्म जो है 1865 ईस्वी में हरियाणा राज्य के रोहतक जिले के अंदर हुआ था, और इनकी आरंभिक जो शिक्षा है वो गांव के मदरसे में हुई थी। तो यहाँ पर इसके बाद में अगर हम बात करें, तो ये प्रारंभ से ही प्रतिभा संपन्न और अध्यवसायी छात्र रहे हैं, हमेशा से इंटेलिजेंट बच्चे रहे हैं। इन्होंने युवा अवस्था में ही जो है उर्दू में रचना करना शुरू कर दिया था। यानी कि जब ये अपने मैच्योर हुए, यानी कि जब ये अपने यंग एज में आए थे, तो उसी समय इन्होंने जो है उर्दू में लिखना शुरू कर दिया था। अपनी लेखन अभिरुचि के कारण ही 20 वर्ष की अल्पायु के अंदर ही 1886 में इन्हें जो है अखबार चुनारा का संपादक नियुक्त किया गया था। यानी कि अखबार चुनारा जो एक अखबार है, उसका जो संपादक इनको बना दिया गया था, एडिटर बना दिया गया था। जीवन के जो अंतिम समय थे, जीवन के अंतिम समय तक वे इसी पत्र के माध्यम से हिंदी की श्रीवृद्धि करते रहे, और 11 सितंबर सन 1907 में दिल्ली में इसका देहांत हो गया। इनका जो है देहांत कहाँ हो गया? दिल्ली के अंदर हो गया। तो ये तो हमने पढ़ लिया इनके जो नॉर्मली हमने मतलब जो है इनके बारे में पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर हम इस लेसन का सार देखते हैं कि आखिर ये जो मेले का ऊँट है, ये सार है क्या, यानी कि ये लेसन है क्या। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे। तो जो मेले का ऊँट है, देखो मैं पहले आपको बेसिकली एक चीज़ और बता दूं कि सबको पता है स्टोरी तो हर कोई पढ़ सकता है, पर हाँ, अगर कोई पढ़कर सुना दे और आपको कोई नैरेट कर दे, तो वो स्टोरी ज़्यादा समझ में आती है। तो सेम आपको क्या करना है कि बस इसमें आपको जो है 2x2 की स्पीड लगानी है, या 1.75 की स्पीड लगानी है, और उसके बाद में वीडियो को देखते रहना है और स्टोरी को पूरा सुन लेना है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मेले का ऊँट ये जो आपका स्टोरी है, मेले का ऊँट, इसमें पत्र शैली में लिखा गया है कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त का एक व्यंग्यात्मक निबंध है। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है एक हंसी मजाकिया। गुप्त जी जो है भारत मित्र समाचार पत्र में समकालीन परिवेश में संबंधित व्यंग छपवाया करते थे। ठीक है, हंसी मजाक की जो चीज़ें वो छपवाया करते थे। प्रस्तुत लेख भी उन्हीं में से एक है, और ऐसे ही जो लेख उन्होंने छपवाए हैं उन्हीं में से एक लेख ये भी है। लेखक ने ऊँट के संलाप को स्वाभाविकता प्रदान करने के लिए भांग की तरंग को माध्यम बनाया है, क्योंकि भांग के नशे में व्यक्ति किसी भी प्रकार की कल्पना की उड़ान भर सकता है। अब उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि जो भांग है ना, वो एक ऐसा नशा है जिसकी कल्पना के अंतर्गत, मतलब उसके आधार पर जो है व्यक्ति कल्पना की उड़ान भरता है, और उसकी व्यंग्योक्तियों का कोई बुरा भी उसकी कोई व्यंग्योक्तियों को कोई बुरा भी नहीं मानता। यानी कि अगर वो कोई व्यंग करता है, कोई भी मजाक करता है, तो सामने वाला उसका बुरा भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये नशे में है। इसलिए लेखक ने भांग का वर्णन सबसे पहले कर दिया। अब प्रस्तुत निबंध के आरंभ में लेखक संपादक महोदय के लिए आशीर्वचन के बाद बाद जो है भांग की चर्चा करता है। अब उसके बाद वह संपादन की दृष्टि पर अफसोस व्यक्त करता है कि आपकी दृष्टि गिद्ध की सी होते हुए भी उस भूखे गिद्ध जैसी है जो जमीन पर पड़े दाने के लालच में जाल में फंस जाता है। अब इसके बाद में जो लेखक है, वो मोहन मेले के वर्णन की प्रक्रिया में अपने विचार व्यक्त करते हुए अफसोस व्यक्त करता है कि संपादक जी का ध्यान इस बात पर तो गया कि मेले में एक पैसे की पूरी 2 पैसे की मिल रही है। अब उन्होंने क्या बोला, 1 पैसे की जो पूरी है वो कितने की मिल रही है? 2 पैसे की। और 4 पैसे की भी मिल रही है, यानी कि 2 पैसे की भी, 4 पैसे की भी। 1100 संतरों का पोस्ट कार्ड पर भी उनकी दृष्टि गई, पर अपनी बाईं तरफ बैठे ऊंट पर उनकी दृष्टि नहीं गई। अब मेले में ऊंट को देखकर सभी चकित होते हैं कि कलकत्ता में जो संभवतः बताया जाता है कि ऊंट नहीं होते वहाँ पर, है ना, क्योंकि ऊंट कहाँ का जो है बताया गया है ना आपको, ऊंट जो है वो कहाँ का राजा है, या फिर कहाँ का जो उसको बोला जाता है ना जहाज, तो वो रेगिस्तान का जहाज होता है। तो यानी कि ये राजस्थान के अंदर पाया जाता है, तो कलकत्ता के अंदर तो बहुत कम होता है कि ऊँट दिखाई दें। इसलिए इस मेले में ऊँट को विशेष रूप से रखा गया है। एक व्यक्ति ऊँट को देखकर कह उठता है कि ऊँटड़ो है, तो दूसरा कहता है ऊँटड़ो कठैत आयो। मतलब वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। ऊँट ने जब उनकी बात सुनी तो अपनी थुतनी फटकारी। तो लेखक समझ गया कि ऊँट मारवाड़ी बाबू से कुछ कह रहा है, यानी कि जो मारवाड़ी थे उसका नाम ले रहे थे, तो ऐसे जो ऊँट जो है वो अपने लिप्स को जो है वो फड़फड़ाता है,
और उसको ऐसा लगता है लेखक को कि वो कुछ उनसे कह रहा है। ध्यान लगाकर सुनने पर ऊँट की बोली साफ-साफ समझ आ रही थी। ऊँट मारवाड़ी को बड़े प्यार से अपने विषय में बताते हुए कहता है कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हारे पिता की उम्र भी अभी 50 के लगभग होगी। हाँ, यदि उनके पिता होंगे तो वह मुझे जानते होंगे। अब वो बताने की कोशिश कर रहा है ऊँट कि भाई तुम्हें नहीं पता होगा मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, ठीक है, ऊँट क्या है, क्या नहीं है। तुम्हारे पापा को भी नहीं पता होगा, पर हाँ, उनके पापा होंगे वो ज़रूर जानते होंगे। आज जिन विलायती फिटिन पर सवार होकर तुम घूमते हो, तो तुम्हारे दादा परदादा इन सवार होकर ही मरवाड़ से कलकत्ता नहीं आए थे। कि जो आज तुम जो फटफटिया लेकर ये होगी जो गाड़ियों पर घूमते फिरते हो ना, तो जो तुम्हारे जितने भी जो परदादा थे वो लोग ऐसे नहीं आए थे। उन्हें मैंने अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ पर छोड़ा है। तो ऊँट क्या बताता है कि मैं लेकर आया था उन लोगों को, इसलिए वे हो तो वे मुझे पहचान सकते हैं। अब से लगभग 50 वर्ष पहले रेलें नहीं थी, मैं ही तुम्हारे पुरखों को मारवाड़ से मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर से रानीगंज ले जाया करता था। अब मेरी पीठ पर ही उनका सारा जो है घर-बार लदा रहता था। स्त्रियाँ मेरी पीठ को पालकी के समान समझती थीं। मारवाड़ में तो हमेशा तुम लोगों को द्वार पर दिखाई देता था, पर अब वह दिन नहीं रहे, मेरा वह आदर नहीं रहा। मैं तो मेले में तुम लोगों को देखकर अपनी आँखों को सुख प्रदान करने आया हूँ। आज अगर देखा जाए कि तुम्हारे आदर मेरे प्रति नहीं रहा, पर मेरा स्नेह अब भी तुम्हारे प्रति पहले की तरह बना हुआ है, क्योंकि मेरा और तुम्हारे जीवन से दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हारे खेतों में अन्न उपजाता था, पीठ पर लाद कर चारा लाता था, दूर दूर से तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए पानी लाता था। अब वहाँ कलकत्ते की तरह जो है पानी आसानी से नहीं मिल पाता था। तो मेरी जिस घायल पीठ को तुम नफरत से देख रहे हो, इसी पीठ पर तुम्हारे पूर्वज जो है ना वो अन्न, रस्सियाँ और उपले लाद कर ले जाते थे। तो वो ऊँट बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं कितना उपयोगी था पहले। जाते समय मेरी पीठ पर बोझ लदा रहता था, इसलिए पैदल चलते थे। आते समय जब वे मेरी पीठ पर बैठते थे तो उन्हें स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति होती थी, उनको मतलब प्लेज़र मिलता था बहुत ज़्यादा। अब जिस आनंद को तुम विलायती फिटिन की गद्देदार सीट पर भी प्राप्त नहीं कर सकते, वो मेरी पीठ पर बैठकर मिलता था। मेरी बलबलाहट उन्हें तुम्हें तुम्हारे बगीचों में गाने वाले गवैये के गाने से भी मधुर लगती थी। मेरे गले की घंटी के शब्द सुनकर वे सारे बाजे भूल जाते थे। मुझे फ़ोंग के खेत में चुगता हुआ देखकर उन्हें वह आनंद मिलता था जो तुम्हें भांग पीकर बगीचे में बैठकर ताश खेलने से भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो वो क्या यहाँ पर ऊँट के बारे में, जो ऊँट जो है ना वो अपनी क्वालिटीज़ को बता रहा है कि भाई मैं पहले जो है ना तुम्हारे जो दादा परदादा थे वो कितना ज़्यादा मैंने उनके लिए काम किया है। ऊँट के मुख से भांग की बात सुनकर लेखक जो है चौंक पड़ा और ऊँट को बलबलाने को मना करता है। वह ऊँट को समझाते हुए कहता है कि आज ज़माना बदल गया है। जो पत्तों से शरीर ढकते थे उनके बनाए कपड़े पूरा शहर पहन रहा है। जो सिर पर गठरी लाद कर स्वयं चलते थे अब पगड़ी भी नहीं संभल पा रही है। उनके पिता को कोई पूरा नाम लेकर भी नहीं बुलाता था। वे आज बड़ी-बड़ी पदवियाँ और उपाधियाँ प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि लोग तुम्हें पहले की तरह आज भी पूजें। तो वो यहाँ पर लेखक उसे क्या बोल रहा है कि भई जो तुम पहले थे ना वो थे, पर आज ज़माना बदल चुका है तो आज तुम्हारी वो पहचान नहीं रहेगी जो कि पहले थी। आज भी तुम्हारी ही सवारी करें। आज धन दौलत के कारण सारा संसार बदल गया है, इसलिए अपने अतीत को भूलने के साथ साथ मारवाड़ी लोग ऊँट को भी भूल गए हैं। सेम यहाँ पर जब वो बात यहाँ पर कह देते हैं तो उसके बाद में आजकल मारवाड़ियों ने एसोसिएशन बना ली है, उनकी निंदा करोगे तो वह रेजोल्यूशन पास करने करके तुम्हारे मारवाड़ से निकलवा देंगे। यदि तुम उन्हें उनके अनुकूल रखोगे तो जैसे लॉर्ड कर्जन ने ब्लैक हॉल और संगमरमर से मढ़वा दिया, उसी तरह ये मरवाड़ी समाज के लोग तुम्हें मखमली जरी की गद्दियाँ, हीरे पन्ने की नकलें और सोने की घंटियों से सम्मान देंगे। तो यहाँ पर जो है पूरी की पूरी स्टोरी में क्या दिखाया गया है कि किस तरीके से जो ये ऊँट है उसकी जो पहले की पहचान थी, जो ऊँट की जो पहले के जितने भी अ, उसकी जो यूज़फुल लाइफ़ रही है, मतलब उसको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। परंतु अब आधुनिक समय में क्या हुआ है, सब कुछ बदल गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्टोरी हमारी ख़त्म होती है, मेले का ऊँट, जिसके अंदर ऊँट की क्वालिटीज़ को बताया गया है कि ऊँट पहले कितना ज़रूरी, और उसके बाद में अब ऊँट की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।